गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? आफ्टरनून आफ्टरनून आफ्टरनून। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। गुड आफ्टरनून। ओके, सबका मैसेज आना स्टार्ट। या तो लास्ट क्लास बच्चा लोग क्या किए थे? गुड आफ्टरनून सब कोई। अगर कोई न्यू ज्वाइनी भी क्लास कर रहा है नो दिक्कत, बट शुरू में आप बेसिक्स की क्लासेस और कॉस्ट शीट की क्लासेस देख लीजिए। ये चौथी क्लास है कॉस्ट शीट की। बड़ा ही छोटा छोटा मुन्ना मुन्ना क्लासेस लिया हुआ है मेरा पहले, और लास्ट क्लास तो सिर्फ 1 घंटे का था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कंटिन्यू किए थे और सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज समझे थे। याद आ रहा है? सिंपल एवरेज मेथड कैसे किए थे? दो रेट का जो निकाले, सीओपी का रेट और ओपनिंग स्टॉक का रेट, दोनों को एवरेज कर दिया डिवाइडेड बाय 2, और वेटेड एवरेज में दोनों का वेटेड एवरेज कर दिए दोनों रेट का यूनिट्स के हिसाब से, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला सीखे वेटेड एवरेज का। फिर एक एग्जाम्पल किए थे और डिटेल्ड कॉस्ट शीट सिर्फ लिखे थे। डिटेल्ड कॉस्ट शीट सिर्फ लिखे थे। गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी लिखो, सबको ही नाम पता चल जाएगा। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर एवरीबॉडी? तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर करिए ना। तो बच्चा लोग डिटेल्ड कॉस्ट शीट कर रहे थे अपने ओल्ड फॉर्मेट, यानी जो पुरानी कंपनियां यूज करती हैं। अब कुछ नए फॉर्मेट भी आ गए हैं जो अपने देखेंगे टाइम टू टाइम, बट पहले ओल्ड फॉर्मेट पे फोकस करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस परचेजेस एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। याद रहेगा ये कॉस्ट रिलेटेड टू इट का मतलब भैया जो भी उनके रिलेटेड कॉस्ट थे, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, फ्रेट चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, कोई जीएसटी का पार्ट जो इनपुट नहीं मिलेगा, टैक्सेस जो भी। यस गुड आफ्टरनून। लेट आ रहे हो सब लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन करो भाई। क्लोजिंग स्टॉक माइनस एंड वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर डीएल या पीडब्ल्यू, क्या फुल फॉर्म भैया? डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, एंड वी गेट प्राइम कॉस्ट। फिर प्रोडक्शन फैक्ट्री वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल के नामकरण है एक ही चीज का। क्या भैया? ओवरहेड जो फैक्ट्री नेचर का है। उसके बाद वर्ड आया था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर एफजी या एंड डब्ल्यूआईपी। उससे अपने सेल ऑफ स्क्रैप या इनडायरेक्ट मटेरियल माइनस करते हैं, कॉस्ट से जो सेल हो गया उसको माइनस करते हैं, और नेट फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट, एंड वी गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट फॉर ओनली एफजी। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लगता है प्रोडक्शन नेचर का सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स पे, और इसीलिए फिर सीओपी आ जाता है।
फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एफजी का एडजस्ट होके सीओजीएस आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और फिर सेलिंग नेचर के खर्चे उन यूनिट्स पे लगते हैं जो यूनिट्स बिके हैं, और सीओएस आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट ऐड करने से सेल्स, और लॉस है तो माइनस करने से आ जाएगा सेल्स। ओके भैया, इतना बात पढ़े थे और मैंने बोला था आज सम्स कराऊंगा। एक क्विक रिवीजन देख लिए होगे कॉस्ट शीट का, और लास्ट क्लास का पूरा बात वापस से बोल दिया। छोटा सा क्लास था। आज किताब खोलो, सबसे पहले कॉस्ट शीट के चैप्टर में आओ, बुक में। बुक को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है और कॉपी को भी। तो आई नीड कॉपी का बुक कॉपी नंबर, क्योंकि आप पहला कॉपी में ही होंगे अभी, कॉपी नंबर 1 और पेज नंबर। बेसिक्स क्लास के बाद जहां से कॉस्ट शीट चैप्टर का हेडिंग दिए थे, सपोज छठे पेज थे, तो छठे पेज से स्टार्ट होके कहां तक ये चैप्टर जाएगा देखते हैं, और टोटल क्लासेस कितना लगेगा देखते हैं। जैसे जैसे क्लास वर्क करोगे, जैसे सपोज आज क्वेश्चन नंबर 2 की है सबसे पहले, सपोज, तो 2 के आगे क्या लिखोगे, कॉपी नंबर 1 और पेज नंबर जो 2 का है। भैया हमारे कॉपी में हम लोग पेज नंबर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मार खाओगे भाई। यहाँ पे पेज नंबर लिखोगे हमेशा कॉपी का, जहां पे भी जगह है पेज नंबर होना चाहिए कॉपी में। अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो पूरा लिखोगे, नहीं तो मम्मी को दे देना, मम्मी लोग बड़ा शौक से काम करेगी। पूरा पेज नंबर लिखना है आप लोग को, और लास्ट तक इस पेज नंबर को कंप्लीट करके रखो। सपोज अब आप लोग पेज नंबर 15 में पहुंच गए, सपोज, तो पेज नंबर 15 में आप पहुंचे हो, तो पेज नंबर 15 पे ये सम्स है। तो बुक में आना चाहिए कि कौन से कॉपी और कौन से पेज नंबर में आपका ये वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी नंबर 1 पेज नंबर 15। जब कॉपी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बीचों बीच, यहां नहीं, बीचों बीच, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, पेज जो भी था बुक का 2, पेज भी 2, क्वेश्चन नंबर भी 2। इस तरीके से कॉपी और बुक मेंटेन करो। मैं सच्ची बोल रहा हूं, डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे तो पढ़ाई अच्छे तरीके से भी होगी और रिवीजन करते वक्त समय कम लगेगा। जब जब कोई क्लास वर्क होगा अपने उसको क्लास वर्क में टिक करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास वर्क है तो टिक करेंगे, और जो होमवर्क होगा वो होमवर्क में टिक करोगे। अगर कोई सवाल मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट कॉलम में आप उसको टिक करोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं पढ़ा और मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टिक करोगे। मेरे को लगा तो मैं करूंगा, आपको लगेगा तो आप करेंगे, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस का जो 2 कॉलम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, अगर कोई भी सवाल दोबारा प्रैक्टिस करने लायक है तो वो आप जरूर से 2 बार बनाएंगे। भैया जनरली कौन सा सवाल बनाना चाहिए, 1 बार मिनिमम। मैं तो बोलता हूं 1 बार मिनिमम बनाने चाहिए वो सवाल जो आपको कठिनाई से कंप्लीट करने में मतलब कंप्लीट हुए, और वो सवाल जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए, और जो क्लास वर्क में मैंने कराए। यानी होमवर्क के सवाल जनरली इजी होंगे तो वो रिपीट करने के लायक नहीं होंगे, बट हाँ क्लास वर्क वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी जिस कैटेगरी वाइज आप इसको ब्रेक करेंगे कि यार ये सवाल तो मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो उसको सेल्फ प्रैक्टिस 1 में दोबारा बनाओगे। अच्छा हो सकता है कोई होमवर्क वाला क्वेश्चन भी टफ लगे तो वो भी सेल्फ प्रैक्टिस में दोबारा। मिनिमम सेल्फ प्रैक्टिस 1 तो करना ही होगा, ऑलमोस्ट 50 to 60% के सम्स का। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस 2 सिर्फ उन सम का करो जिनको सेल्फ प्रैक्टिस 1 करते वक्त कठिनाइयां हुई। फिर से क्या डन है आपको बात? 2 बार अगर एक ही सवाल बना लोगे वापस से, जो भी टफ लगा या जो नहीं बना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। और अलग से आपके लिए प्रैक्टिस बुक भी तो है, वो कहां चला जाएगा भैया? हाँ भैया याद है हम लोग को, ये रहा आपका प्रैक्टिस बुक, होपफुली आपको याद हो, जिसमें एमसीक्यू, आरटीपी, एमटीपी सब कवर्ड है। याद आ रहा है? ये किताब भी तो है आपके पास, जिसमें लास्ट टर्म 4 टर्म के पेपर है, जिसमें आपके पास मॉक टेस्ट पेपर है, जिसमें बिट क्वेश्चंस है। तो ये सब आपको बनाने हैं भैया। कब बनाएंगे? मैं बनवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे ना, अपने इसका सारा का सारा
पेपर का जो जो सम्स मेरे को लगेगा अनोखा है आपको करवाऊंगा, और जो जो सम्स आपको एग्जाम में पूछे जाने लायक है वो यहीं से पता चलेंगे। जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स है, जितने भी एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है, जैसे ही वो पता चलेगा आपको तभी मजा आएगा। समझ में आया? डन है यहां तक बात? डन है यहां तक बात? तो भैया आप जैसे ही कॉस्ट शीट कंप्लीट करोगे, आप हम लोग को सिखाओगे तो बुक का सवाल, इंस्टीट्यूट का सवाल, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वैसे इंस्टीट्यूट का ही सवाल है जो मैं आपको बुक में लाके दिया हूं। तैयार हो एवरीबडी? थम्स अप। यहां तक समझ में आया तो थम्स अप एवरीबडी प्लीज। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे अभी पहला बुक वॉल्यूम 1 से जो आपको मिला होगा, पार्ट 1 का किताब से स्टार्ट करोगे। चलो 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 सबको तैयार हो जाओ, गेट रेडी एवरीबडी। थम्स अप प्लीज एक बार। क्या तैयार हो? ओके, यस निर्जा, फाइन। मतलब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपने मेरी बात एकदम गौर से सुनी है कि हाँ भैया कैसे डिसिप्लिन पूर्वक बुक को मेंटेन करना है, कॉपी को मेंटेन करना है। अगर ऐसे काम करोगे तो ही आगे एक इंसान बन पाओगे भाई। पढ़ाकू बच्चा हो चाहे ना पढ़ाकू बच्चा हो, बट डिसिप्लिन सब में होनी चाहिए ताकि आप इंसान बन पाओ भाई। ओके ओके सर, डिसिप्लिन जरूर सीखो लाइफ में, और कुछ नहीं तो ठीक है। तो चलो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी मार्क करा ही दिया, तो आओ बनाते हैं, आओ बनाते हैं। सबके पास किताब आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज प्लीज बताइएगा, मेल कर दीजिएगा d2h.naveen-classes में कि मुझे बुक नहीं मिला। हम लोग चेक कर लेंगे बैकएंड से आपको मिला है कि नहीं मिला है। और कैलकाटा वाले हो, हावड़ा वाले हो तो आके जरूर ले जाना। अगर आपको पहले से बुक नहीं मिला है तो मेरे ख्याल से सबको मिल गया था, बट कल एक जन ने, भाविका ने बोला था शायद कि मेरे को नहीं मिला है, तो भाविका आपको मिल जाएगा कल में, टेंशन मत लो। ओके सर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। COP मांगा है, COP मांगा है, COP, COP आराम से लिखो, कैलकुलेशन ऑफ COP। पहले पूरा अच्छे से लिखो, बट एग्जाम हॉल में तो अपने को फटाफट फटाफट करना है, MCQ है। रफ में करने से भी चलता है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट सीख लो शुरू शुरू में, फिर आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। गुड आफ्टरनून अविशा, मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया, सिर्फ रिपीट कराया बात जो लास्ट क्लास पढ़े, और कॉपी कैसे मेंटेन करना है वो बताया। थोड़ा लेट एंट्री कर रहे हो, जल्दी जल्दी आओ। 1:45 में मैं स्टार्ट कर दूंगा मुन्ना। गुड आफ्टरनून। चलो, COP का कैलकुलेशन करना है आराम से। स्टार्ट कहां से दिया है? प्राइम कॉस्ट से। कितना? तो चलो, प्राइम कॉस्ट 12,50,000, करेक्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं भैया? वर्क्स कॉस्ट दिया, वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड नहीं, वर्क्स कॉस्ट दिया, वर्क्स कॉस्ट। और कुछ बोला नहीं, ग्रॉस नेट ऑफ क्या, तो सब कुछ सेम है, मतलब बीच में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं। तो क्या हो गया? वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ओवरहेड नहीं, कॉस्ट। बताओ तो इसके बीच में क्या आता है? इन दोनों के बीच में क्या आता है? इन दोनों के बीच में क्या आता है? प्राइम कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट के बीच में कौन सा खर्चा आता है? कॉस्ट दिया है, कॉस्ट।
तो बताओ वर्क्स कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट के बीच में कौन सा खर्चा आता है? मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं, एवरीबडी रिप्लाई करोगे। ऑडिबल? हाँ, मेरे प्यारे बच्चे सब जवाब दोगे? लगता है सब कोई सम्स बना रहे हैं, इतना शांति से सम्स बना रहे हो। टाइपिंग करो थोड़ी, टाइपिंग। वेरी गुड पवन, भास्कर, वेरी वेरी गुड भैया। वही 4 नाम एक ही आदमी। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर, फैक्ट्री ओवरहेड बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड निर्जा, वेरी गुड अविशा। बैलेंसिंग फिगर फैक्ट्री ओवरहेड 7.5 लाख, करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर फैक्ट्री ओवरहेड 7.5 लाख। एक चीज नोटिस किए, मैं सम्स पूरा पढ़ता ही नहीं हूं। जितना सम्स पढ़ के जो जो समझ में आता है पहले वो लिख लो। यही आपको बहुत इजी तरीका होगा कोई भी सवाल बनाने का एमसीक्यू पैटर्न में, कि भैया जो जो इंफॉर्मेशन मिलता है रफ कागज में या रफ तरीके से लिखना स्टार्ट करो, और जो जो फिगर्स आपको उधर से समझ में आता है निकालना स्टार्ट करो। ठीक है भैया, ठीक है, सीख गए। अब बोला ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो भैया हम लोग क्या मानेंगे, क्या है? अच्छा, कल एक बात कर रहे थे कि अगर सम्स में कुछ बताता नहीं है कौन से मेथड से करना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जहां आप नोट्स लिखे हो ना, जहां आप इसका नोट्स लिखे हो ना, यही स्टॉक का वैल्यूएशन का, वहां लिखोगे इफ नथिंग इज मेंशन देन वी ऑलवेज फॉलो वेटेड एवरेज मेथड। अगर सम्स ने कुछ मेथड नहीं बताया तो बेस्ट मेथड जो अप्लाई करना चाहिए वो है वेटेड एवरेज मेथड। अगर सम्स ने बोल दिया फीफो तो फीफो, लीफो तो लीफो, सिंपल एवरेज तो सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज। सम्स ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला वैल्यूएशन करो क्लोजिंग स्टॉक का, तो आपको सिर्फ एक तरीके से करना है वेटेड एवरेज, ठीक है। अदरवाइज सम्स विल मेंशन, यानी इंस्टीट्यूट बोलता है अगर साइलेंट है सम्स वैल्यूएशन की तरफ तो अपने कौन सा वाला करेंगे, वेटेड एवरेज, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, चलो ये बात भी बता दिया। वर्क्स कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड। अगर ऑफिस ओवरहेड बोल रहा है और फैक्ट्री से रिलेटेड का ऑफिस ओवरहेड भी बोल रहा है, नहीं भी बोलता तो हम कौन से नेचर का मानेंगे, ऊपर मानेंगे। अगर जनरल वर्ड नहीं है तो ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आप प्रोडक्शन नेचर का मानेंगे। और एक हिंट भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो फैक्ट्रीज का कुछ पोर्शन से रिलेट किया गया है। कोई बात नहीं, चाहे नहीं किया हुआ होता, फैक्ट्री का पोर्शन से रिलेट नहीं भी किया होता, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोला ऑफिस ओवरहेड, तो आप उसको ऊपर ले सकते हैं। यानी मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रोडक्शन नेचर। फिर अगर हम जनरल नेचर का अज्यूम करें तो नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूट बोलता है अगर कुछ नहीं बोले तो अज्यूम ऑफ प्रोडक्शन नेचर। तो ये कितना आएगा बताओ तो? बोला ऑफिस ओवरहेड ना 30% है फैक्ट्री ओवरहेड का, और फैक्ट्री ओवरहेड अभी जस्ट निकाले आप 7.5 लाख, तो बताओ ये कितना हो गया? 30% ऑफ 7.5 लाख, 30% ऑफ 7.5 लाख, 2,25,000, 2,25,000, और टोटल क्या आता है? COP 2225,000। आया क्या ये? आया क्या ये? 22,25,000 COP जो निकालना था सम्स में, COP 22,50,000। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड एवरीवन। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सबको? ऐसे ही बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ती का नाम जिंदगी।
यही छोटे मोटे सवाल हैं आपके लिए, एकदम बाबू बाबू टाइप। तो फाइनल सीओपी इज 22,25,000। चलो बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आराम से आराम से 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, हौले 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 हौले। A firm has purchased a plant to manufacture a new product। नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक। कुछ सेल्स के बारे में बताया 36,000 यूनिट्स। और एक लास्ट लाइन पढ़ो, Assume whatever is produced is sold। यानी प्रोडक्शन और सेल्स सेम है, मतलब फिनिश गुड्स का कोई खेला नहीं है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई खेला नहीं है, जितना माल बना उतना का उतना बिक गया, ठीक ठीक ठीक। यानी सीओपी ही सीओजीएस है, ठीक है ठीक है। ये सब गाली तो नहीं दे रहे हैं आप, नहीं, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों सेम है क्योंकि जितना बना उतना बिक गया। अब आता है मटेरियल, बोल रहा है मटेरियल 4 रुपया करके पर यूनिट है। अच्छा मटेरियल किस पे होता है? ऑन प्रोडक्शन। मटेरियल किस पे लगता है? प्रोडक्शन यूनिट्स पे, याद है ना, फिनिश कंप्लीटेड यूनिट्स और डब्ल्यूआईपी यूनिट्स दोनों पे। तो यहाँ क्योंकि डब्ल्यूआईपी के बारे में कुछ नहीं है तो 4 रुपया करके किस पे? सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स पे, ठीक है। और प्रोडक्शन यूनिट्स भी सोल्ड यूनिट जितना ही है 36,000, तो मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर ऑन प्रोडक्शन यूनिट निकल जाएगा आराम से। ओवरहेड्स कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री वाला, तो ठीक है। और वो पूरा साल का दे दिया तो ठीक है, वो लिख देंगे एज इट इज। एडमिन एक्सपेंसेस कुछ बोला नहीं तो आप इसको प्रोडक्शन नेचर का मान के सीओपी निकाल लोगे, ये भी पूरा दे दिया, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला है 15% ऑफ सेल्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला है 15% ऑफ सेल्स है, और सेल्स का सेलिंग प्राइस नहीं दिया और वही मांगा है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, अगर हमको प्रॉफिट 1.5 रुपया करके कमाना है, ठीक ठीक। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड सवाल, मिसिंग फिगर के ऊपर पहला क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 2। आओ, जिन के पास बुक नहीं है यहां से एक बार सवाल देख लो, मैंने सब कुछ लिख दिया, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लो, मैंने सब कुछ लिख लिया, बता दिया। ठीक है, स्टार्ट कर सकता हूं मैं? शैल वी स्टार्ट? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, या वही कॉस्ट शीट बना रहे हो, एक ही बात है। सबसे पहले मटेरियल का खर्चा, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ? 4 रुपया करके 36,000 यूनिट्स। चलो बताते चलो भैया, ये सब दौरान पे, क्योंकि कॉस्ट शीट नहीं पूछा तो क्या मेरे को अलग से हर एक बाइफरकेशन दिखाना पड़ेगा? मतलब भैया मैं बोलना चाह रहा हूं, अब जैसे डायरेक्ट लेबर लिखे आप, कितना है? 0.6 इंटू 36,000, तो 0.6 इंटू 36,000 जब करोगे तो 21,600 आएगा। अब क्या इसका टोटल प्राइम कॉस्ट होता है? हाँ, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं। तो क्या भैया ये दिखाना पड़ता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट शीट नहीं मांगा, बट आप दिखाओगे, अपने लिए करोगे तो कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। सीखने की स्टेज पे सारी बातें लिखो, आगे जाके आप लोग भी अकस्टम्ड हो जाएंगे इस चीजों से। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो कि साफ साफ दे दिया 24,000, जिसके टोटल को क्या बुलाते हैं? वर्क्स कॉस्ट।
या फैक्ट्री कॉस्ट 189600। फिर एडमिन ओवरहेड कितना दिया 28800। और क्या आता है सीओपी आ गया, सीओपी तक आ गया। अब क्या होता है भैया, यही सीओजीएस है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का कोई झमेला नहीं है। अब कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स, जो कि बोला 15% ऑफ सेल्स। तो लेट सेल्स बी, सेल्स टोटल सेल्स 15% ऑफ सेल्स है ना, तो लेट टोटल सेल्स बी एक्स। मैं कितना पकड़ लिया, टोटल सेल्स को मैं एक्स पकड़ लिया, ठीक है। लेट टोटल सेल्स बी एक्स, तो ये कितना हो गया 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स, करेक्ट। जिसको आप 0.15x भी लिख सकते हो। 15% मतलब 0.15%, का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 डेसिमल इधर। हे भगवान, इतना तो मालूम होगा। यानी मैं इस बात को क्या लिख सकता था, इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या लिख सकता था बताइए, इतना तो पता होगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या लिख सकता था भैया 0.15x, 15% मतलब 0.15 इंटू एक्स, यानी x 1.15x। इनका टोटल को क्या बुलाते हो, इनका टोटल को कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हो, जो कि हो गया, अब ऐड नहीं हो सकता तो x के फॉर्म में लिखा जाएगा ऐसे। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक समझ में आया, सीओपी प्लस सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक समझ में आया, सीओपी प्लस सेलिंग। सेल्स ही नहीं पता तो एक्स ले लिए। चलो प्रॉफिट के बारे में बताया है, जो कि 1.5 रुपया करके सीधा बता दिया, 1.5 रुपया का मुनाफा पर यूनिट। और कितना पे कमाएंगे, सोल्ड यूनिट्स पे। सोल्ड यूनिट्स ही 36 है, सोल्ड यूनिट्स भी 36 है, तो प्लस प्रॉफिट 36,000 इंटू 1.5 रुपया। चलो चलो चलो, कितना आया 54,000। अब इसको ऐड कर दो तो सेल्स आना चाहिए, एंड वी नो सेल्स इज एक्स, जो अपने एक्स पकड़े थे, सेल्स इज एक्स। तो क्या इक्वेशन बना, देयरफॉर ईओएस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। तो क्या आप इक्वेशन में लिख सकते हो, हाँ भैया 2,18,400 प्लस 0.15x प्लस 54,000 का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या यहां से x निकाल सकते हो मुन्ना, सिंपल इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल का। 0.15x को इधर भेज दो तो 0.85 बचेगा, और इन दोनों को ऐड कर दो, 218400 प्लस 54,000 विल गिव यू 272400 इज इक्वल्स टू 0.85x। तो 0.85 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया बताइए सेल्स। कुछ अटपटा फिगर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्या, सबका इतना आया। क्या मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो सब ठीक है तो। हम्म 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 सब परफेक्टली फाइन, सबको क्लियर है यहां तक, आया आंसर। सेल्स आ गया, दिस सेल्स इज फॉर 36,000 यूनिट्स, देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट डिवाइडेड बाई 36,000 यूनिट्स which is equals to 8.90 approx per unit।
क्या क्लियर है ये वाला सवाल? बोलिए। पूरा क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3? हाँ सर क्लियर। अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे। अभी छुटुर मुटुर सवाल, बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं। पहला पहला बार है, इसीलिए अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करोगे? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट कॉस्ट एक जॉब का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट शीट एक जॉब का भी बनता है, एक प्रोडक्ट का भी बनता है, कंपनी का भी बनता है। जो भी जॉब मतलब भैया एक काम कर रहे हैं, सपोज एक शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक जॉब हो गया। जॉब नंबर 111 का आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया, और ओवरहेड्स पूरा ही सारा ओवरहेड्स तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो कौन सा ओवरहेड है? फैक्ट्री ओवरहेड ही। ऑल ओवरहेड यानी मान लो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड या सारे ओवरहेड्स मिला के सब कुछ क्या है? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इफ द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड एट द रेट कितना? 20% ऑफ प्राइस चार्ज टू द कस्टमर, देन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द जॉब। ट्राई करोगे? पर यूनिट बेसिस पे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यूनिट्स नहीं दिया रे, कोई बात नहीं, पर यूनिट बेसिस पे चलो। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 550 का 60%, 330 ओवरहेड्स हो गया। तो बताओ कॉस्ट कितना हो गया टोटल? इजी सवाल, फटाफट हो जाएगा कैलकुलेटर में। 1640, 760 प्लस 550 प्लस 60% ऑफ 550 यानी 330, टोटल 1640। 20% ऑफ प्राइस चार्ज टू कस्टमर। प्राइस चार्ज टू कस्टमर मतलब सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस पे 20% यानी 1/5 ऑन सेल्स। जानते हो ये चीज? क्या बोला? 1/5 ऑन सेल्स यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट आता है ये काम आप लोग को। मैंने लास्ट क्लास भी सिखाया था। 1/5 ऑन सेल्स मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, पहले भी बताया हुआ ये बात। तो कॉस्ट का 1/4 निकाल लो, 410 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट हो गया ना, का 1/4। तो सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज कितना हो गया? 2050। व्हाट इज द प्राइस फॉर जॉब नंबर 111? सेलिंग प्राइस हो गया 2050। आया क्या?
20% मतलब 1/5 ऑन सेल्स, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट निकल गया 1640, तो उसका 1/4 410, तो सेलिंग प्राइस आ गया 2050, है ना। इजी है तो ठीक है भैया, एकदम हौले हौले, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से बनाओ। क्या ही करोगे भाग के, अभी बहुत देरी है, दिसंबर में एग्जाम। आओ, बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो आगे इजी होगा चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, टफ सवाल, स्टार मार्क सवाल। तो भैया आपने अभी तक हम लोग को 2, 3, 4 बताया, और 5 में आप क्लास वर्क करा रहे हो और उसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, तो 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे सीएमए के। तो सीएमए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये सब पेपर एनालिसिस करके बताया जा रहा है, और आप जब करोगे तो आपको दिखेगा भी। रेडी? ये सवाल मेरे साथ साथ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, थोड़ा वेरिएबल इन्वॉल्व है, थोड़ा पढ़ो आराम से। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे, जिसका सेलिंग प्राइस 60,000 है, और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर ये है, 50% कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का लगता है, 20% खर्चा लेबर का है, और 30% खर्चा ओवरहेड्स है सारे। कोई मेरे को बताएगा 50% क्या 60,000 का करेंगे कि नहीं करेंगे? 60,000 तो सेलिंग प्राइस है, और अगर सेलिंग प्राइस का ही 50 कर दोगे, 20 कर दोगे और 30 कर दोगे, तो पूरा 100% खत्म हो जाएगा, यानी खर्चा ही खर्चा है, प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। यानी ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, दिस इज नॉट ऑन सेल्स, नॉट ऑन सेल्स, रेदर इट इज ऑन, इट इज ऑफ कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट का 50% मटेरियल है, टोटल कॉस्ट का डायरेक्ट लेबर 20% है, और टोटल कॉस्ट का 30% ओवरहेड है, नॉट ऑफ सेल्स, नॉट ऑफ सेल्स। डन? मीनिंग समझ में आ रहा है? और ऊपर लिखा भी था कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये, यानी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है ये स्ट्रक्चर, और साइड में सेलिंग प्राइस दे दिया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। पहले बोलो इतना बात क्लियर है? यानी ये सब परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट पता नहीं, सेल्स पता है। ठीक है, ठीक है, रुक जाते। अब बोला नेक्स्ट लाइन, आराम से पढ़ जा। बोल रहा है एन इंक्रीज इन 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 25% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड, और बोल रहा है कोई चेंज नहीं होगा ओवरहेड्स में, ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट, जो चेंज हुआ ना, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है उसका 15% बढ़ जाएगा, जितना भी डायरेक्ट लेबर है उसका 25% बढ़ जाएगा, और ओवरहेड में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, आज का सेलिंग प्राइस कितना है? 60,000। एक एक यूनिट का कॉस्ट निकाल लो, और आज का सेलिंग प्राइस कितना है? 60,000। इस कॉस्ट इंक्रीज के कारण और करंट सेलिंग प्राइस के कारण होगा क्या? प्रॉफिट गिरेगा ऑब्वियसली। अगर आप सेम दाम पे वही माल बेच रहे हो जिसका खर्चा पहले कम लगता था अब ज्यादा, तो प्रॉफिट डिप डाउन हो जाएगा। तो देखो क्या बोला, दिस वुड कॉज 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। इसके कारण
अभी का जो प्रॉफिट है ना वो 25% से गिर जाएगा। ठीक है भैया, अब सारी बातें में कहीं भी फिगर नहीं दिया सिवाय सेल्स के। यस, ना कॉस्ट बताया, ना प्रॉफिट कितना परसेंट है कॉस्ट का, सेल्स का बताया, ना कॉस्ट का बताया। तो इस सवाल में वेरिएबल लेके सम्स को करना पड़ेगा। एकदम आराम से मेरी बात सुनना, पहले बोलो सब के सब सम्स का इंटरप्रिटेशन क्लियर होता है। कैसे सम्स को रीड करते समझ में आता है, तोड़ तोड़ के। अन्ना लग रहा है छोटा सा सवाल है, बट कितना कितना घाव करे, गंभीर वाला बात किया है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ वैल्यू ही नहीं दिया तो हम सम्स करें कैसे। ना ये बताया सेल्स का कितना पोर्शन कॉस्ट है, ना ये बताया सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, बस दे दिया सारा बात। और आपको बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। एक पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल बनाना है, तो उसके लिए पहले तो वर्किंग नोट करना होगा। आओ आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज एक बार सबको रिप्लाई करेंगे कि हाँ भैया हम लोग को इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 पेज 3, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। लेट कॉस्ट बी रुपीज। कॉस्ट को कितना पकड़ लिए, जैसे सेल्स कितना बोला 60,000 और कॉस्ट को क्या पकड़ लिए x रुपया। एक एक यूनिट का 60,000 में बिक रहा है, एक एक यूनिट का कॉस्ट 60 रुपीज। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो क्या हुआ, दो केस है, एक प्रेजेंट और एक प्रपोज्ड। इंक्रीज वाला, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। प्रेजेंट में मटेरियल का खर्चा कितना हो गया, प्लीज सब कोई लिखोगे, क्लियर है तो प्लीज। निर्जा ने लिख दिया, प्लीज बताओ। और अब बताओ मेरे को मटेरियल का खर्चा कितना हुआ। भैया मटेरियल 50% ऑफ x यानी कि 0.5 है। लेबर का खर्चा हो गया 0.2x और ओवरहेड्स का खर्चा हो गया 0.3x और आ गया कॉस्ट आ गया x, टोटल कॉस्ट हो गया x। करेक्ट। सेल्स पता है मेरे को, सेल्स 60,000 और ना ही प्रॉफिट पता, तो प्रॉफिट को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं एंड लेट प्रॉफिट बी ₹y। अभी का प्रॉफिट भी ₹। तो मैं क्या बोलूं, ध्यान से सुनना। देयरफॉर x + y = 60,000। पहले बोलो यहां तक क्लियर है। अभी का सिचुएशन, एवरीबडी करंट सिचुएशन क्लियर है। मैंने कॉस्ट को x पकड़ा, प्रॉफिट को y पकड़ा, एकदम हौले हौले चलो। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए। सेम सवाल मॉक टेस्ट में आया हुआ है। क्या प्रेजेंट सिचुएशन क्लियर है? मटेरियल 0.5x, लेबर 0.2x, ओवरहेड 0.3x, टोटल कॉस्ट x, सबको ऐड करोगे तो x आ जाएगा, क्योंकि उसी का परसेंटेज ऊपर लिखे। प्रॉफिट y जोड़ने से सेल्स आ गई। तो x + y = सेल्स। ओके, यस। जितने भी वीडियो में करते हैं क्लास और जितने लोग भी बैकअप में करते हैं क्लास, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऐप, जो भी, प्लीज एकदम शांतिपूर्वक किया करो, आगे पीछे मत बढ़ाया करो। इसके कारण आपको कोई भी सवाल कम बेसी समझ में आएगा। जहां तक हो फुल सुनो एक बार। हाँ, हल्का फुल्का स्पीड अप करना कर लो, बट आई विल नॉट सजेस्ट फॉर CMA स्टूडेंट्स कि आप स्पीड अप करें, क्योंकि मैं एकदम आपको कम देर ही पढ़ाता हूँ, तो भागने का आपको क्या दरकार।
अब देखो क्या हुआ, मटेरियल का कॉस्ट 15% से बढ़ गया, यानी कि इसको 15% से बढ़ाना है, प्रपोज्ड में इसको 15% से बढ़ाना है। तो करो तो 0.5 का 15% बढ़ाओ, तो आप कैलकुलेटर में फट से कर सकते हो। 0.5 प्लस 15% कितना आया बताओ तो, और नया बताओ कितना हो गया, या फिर 0.5 का पहले 15% निकाल लो फिर 0.5 जोड़ दो। इजी तरीका क्या है कैलकुलेटर में, 0.5 इंटू 1.15 या 0.5 प्लस 15%। कैलकुलेटर में बताओ कितना आया प्रपोज्ड मटेरियल कॉस्ट। यदि ये 0.5x बढ़ जाएगा तो नया कॉस्ट कितना होगा, प्रपोज्ड कॉस्ट कितना होगा, मैं नहीं लिखूंगा आप बताओगे। व्हाट विल बी दी प्रपोज्ड कॉस्ट, आप बताओगे, मैं नहीं लिखूंगा। 15% से बढ़ा दो, एकदम सिंपल, और बताओ कितना आया प्रपोज्ड मटेरियल का कॉस्ट, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ सबको। 0.575x, बिल्कुल सही, सबको आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही सब कोई, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। 0.575x 15% से जोड़ दो या इंटू 1.15 कर दो, एक ही बात है, ठीक है भैया। सिमिलरली लेबर का क्या हो गया, लेबर कितना परसेंट से बढ़ गया, 25% से, लेबर 25% से बढ़ गया, तो ये कितना हो गया बताओ, लेबर कितना हो गया बताओ। लेबर हो गया 0.25x, ओवरहेड कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी ये 0.3x। तो टोटल करो, तो अब इन सब का टोटल मारो, तो कॉस्ट कितना हो गया 1.125x, 1.125x आया क्या, टोटल हो गया 1.125x, 1.125x। अच्छा, बोल रहा है सेल सेम है, यही तो बोला था, अगर सेल सेम है, बोला अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पे ये इंक्रीज कॉस्ट का, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पे ये इंक्रीज कॉस्ट को ले आए तो प्रॉफिट गिर जाएगा, कितना से, प्रॉफिट 25% से गिर जाएगा, प्रॉफिट 25% से गिर जाएगा। यानी पुराना प्रॉफिट अगर y है तो नया प्रॉफिट 0.75y हो जाएगा, 25% से कम हो जाएगा। मानते हो, अगर सेम सेलिंग प्राइस रखे और कॉस्ट को बढ़ा दे तो बोल रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट 25% से गिर जाएगा, यानी 75% ऑफ दी पुराना प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज 0.75y। यही तो ये लाइन बोला, द इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वुड कॉज अ डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल बाई 25%, 25% से गिर जाएगा। तो क्या एक और इक्वेशन आया बताइए, सेकंड इक्वेशन क्या आया बताइए, 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल्स टू अगेन 60,000। अरे यार आप 0.75 लिख लो, उसमें क्या है, बोल दो, बोलना दिल में है जो छिपा। क्या बचपन में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया हुआ है, किया हुआ है, तो कर दो, कर दो।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करना है एलिमिनेशन मेथड से करो, मेरे को आंसर दे दो। इस पूरे को इंटू 1.125 कर दो ताकि x x सेम हो जाए। याद है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड, लेट अस मल्टीप्लाई दी फर्स्ट इक्वेशन इंटू 1.125 ताकि ये भी यही आ जाए। तो बताओ ये क्या बन गया, 1.125x प्लस 1.125y इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1.12 भी हो जाएगा 1.125 यानी 67500। और ये एज इट इज लिख दो 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 60,000। अब यू नो हाउ टू एलिमिनेट, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस करने से ये कट जाएगा और 1.125 माइनस 0.75 कितना होता है 0.375y इज इक्वल टू 7,500। तो y कितना आया, तो y कितना आया 7,500 डिवाइडेड बाई 0.375 कितना आया बताओ 20,000। y कितना आया 20,000। y 20,000 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में या इसमें या इसमें y का वैल्यू पुट कर दो और x निकाल लो। बचपन का मैथ्स है तो सिंपल वाला एलिमिनेशन मेथड जो इक्वेशन चैप्टर में क्लास 8-9 में सीखे थे, नहीं तो अभी फाउंडेशन में मैंने सिखाया था। और अभी तो ये सब चीज आना चाहिए, इतना सिंपल मैथमेटिक्स। तो y आ गया 20,000, तो x कितना आ गया बताओ, x प्लस वाई 60 है, तो y कितना x कितना हो गया बताओ 40,000। x प्लस वाई 60,000 है, तो अगर y 20,000 है तो x 40,000 है कि नहीं? सॉल्व करके देख लो, x आ गया 40,000, y आ गया 20,000, x आ गया 40,000। x 40,000 कैसे आया भैया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60,000, तो x इज इक्वल्स टू 40,000। अब सम्स कंप्लीट कर सकते हो। पार्ट 1 वर्किंग नोट में ये निकाल लिए। तो पार्ट 1 क्या मांगा था, प्रेजेंट स्टेट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट, अभी के हिसाब से रुपीस इक्वल्स। पहले मटेरियल आएगा, मटेरियल कितना हो गया, x निकल गया 40,000 का 50% यानी 20,000। लेबर कितना हो गया 40,000 का 20% यानी 8,000। और ओवरहेड्स कितना हो गया 40,000 का 30% यानी 12,000। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, सारे ओवरहेड्स मिला के COS आ गया, कितना आ गया बताइए 40,000। सारा कॉस्ट ले लिया। और प्रॉफिट यानी टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, प्लस प्रॉफिट कितना निकाले थे y 20,000, तो सेल्स कितना हो गया। तो प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट आया 20,000 और कॉस्ट आया 40,000। कैसा लगा सवाल, धासु सवाल, धासु सवाल, धासु सवाल। पार्ट 2 क्या बोल रहा है सम्स का, फाइंड दी रिवाइज सेलिंग प्राइस। अच्छा सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा अब, टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर। अच्छा 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 ठीक है, पहले बताओ पुराना प्रॉफिट टू सेल्स क्या है, पुराना प्रॉफिट टू सेल्स क्या है बताओ। व्हाट इज एट प्रेजेंट
प्रॉफिट बाई सेल्स परसेंटेज कितना है? 20,000 बाई 60,000, यानी वही 33.333333%, यानी कि 1/3 और 1/3 ऑन सेल्स है। 1/3 ऑन सेल्स एट प्रेजेंट क्या है? 1/3 ऑन सेल्स, या बोल लो और 1/2 ऑन कॉस्ट। एट प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 33.33%। कैसे? 20,000 बाई 60,000, यानी 1/3, 2/6 यानी 1/3। 1/3 ऑन सेल्स मतलब 1/2 ऑन कॉस्ट है प्रेजेंटली। बोल रहा है यही रखना है हमको। अगर प्रॉफिट हमको 1/2 ऑन कॉस्ट रखना है, यानी 1/3 ऑन सेल्स रखना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर ये सब खर्चा बढ़ रहा है नए नए खर्चों पे, प्रपोज्ड केस पे, तो लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस एज पर न्यू कॉस्ट। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? फटाफट बताओ। मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? फटाफट बताओ। सब कोई बताओगे? मटेरियल का पुराना खर्चा कितना था? 20,000। पुराना खर्चा कितना था? 20,000। हाँ, तो बोला 15% से बढ़ जाएगा। होप यू ऑल रिमेंबर। 15% से बढ़ जाएगा, तो इंटू 1.15, 15% से बढ़ा दो इसको। 23,000 मटेरियल का खर्चा। लेबर का खर्चा था 8,000, जो बोला 25% से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000। और ओवरहेड बोला कुछ नहीं बढ़ेगा, वो 12 ही रहेगा। तो न्यू टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? बताओ। 45,000। और प्रॉफिट विल बी 1/2 ऑन कॉस्ट। कितना आया बताइए? 22,500। तो व्हाट इज द न्यू सेलिंग प्राइस? बताइए। 67। नया सेलिंग प्राइस। उतना ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए सेलिंग प्राइस कितना चार्ज करना पड़ेगा? 67,500। सब कोई क्वेश्चन समझ में आया? उतार लिए एक बार, हजम करो इस सवाल को प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। रीडू क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा सवाल। और देखते ही देखते आपको होता है 1 घंटा पढ़ते हुए। डन। सम्स डन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट। 6 आपका होमवर्क, 6 आपका होमवर्क। अभी क्वेश्चन नंबर, अभी टफ क्वेश्चन एक और करेंगे, अभी एक और टफ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। आज इससे रिलेटेड एक बात सीखोगे, कुछ नोट्स लिखाऊंगा, 4 मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 होमवर्क, 7 क्लास वर्क और इम्पोर्टेंट।
डन। पहले क्वेश्चन नंबर 7 आराम से टाइम लेके पढ़ो और इंटरप्रिटेट करो। इतना टाइम आपको कोई नहीं देगा मेरे जितना। मैं जितना आपको टाइम देता हूं ना, आप लोग वेस्ट मत करो, उसको यूटिलाइज करो कि हाँ भैया टाइम दे रहे हैं तो भैया हम लोग को इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं नहीं रहूंगा, आप रहेंगे। प्लीज आराम से पहले सम्स को खुरेद दो, उखेड़ दो कि हम क्या समझे इस सवाल से, पहले समझ लो, उसके बाद मेरे साथ वापस से पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको आराम से समय देता हूं। कितने देर का भैया? आराम से अगेन 3 to 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। आराम से पढ़ो सवाल। ये है क्वेश्चन, ठीक है, आराम से पढ़ो। क्या सबका एक रीडिंग हो गया? तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूं सवाल? मेरे साथ साथ करना है, सवाल पढ़ने का समय दिया था। सबने एक रीडिंग कर लिया क्वेश्चन का, तो मेरे साथ साथ अब रीडिंग करोगे और समझोगे सवाल को। काफी काफी चीजें आई होंगी इस दौरान जो अपने को सीखनी है, ठीक है भैया, सिखाइए ना। मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 1, मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीटेड यूनिट्स बताइए कितना। सम्स में कहीं भी WIP एडजस्टमेंट है? नहीं, वेरी वेरी इजी। कंप्लीटेड यूनिट्स कितना है बताइए। चलो सब कोई मेरे को कंप्लीटेड यूनिट्स बताओ।
यानी प्रोडक्शन यूनिट्स, इस साल का प्रोडक्शन यूनिट कितना। क्यों पूछ रहे हैं भैया आप, बता रहा हूं, पहले मेरे को बताओ तो। एक छोटा छोटा बात कर रहे हैं ताकि आपको ये बड़ा सवाल अगर एग्जाम में आता है तो कैसे पूछ सकता है सीएमए में। मेरे को पहले बताओ व्हाट इज द प्रोडक्शन यूनिट दिस ईयर, सॉरी लास्ट ईयर, जो ईयर एंड बोला है ना 31 मार्च 2016, उसका क्या प्रोडक्शन है, आराम से बताओ। बहुत ही बड़ा सवाल है, उम्दा सवाल है, आराम से बताओ। पवन का आंसर आया 15,000 यूनिट। यानी पुराने साल जो ईयर कंप्लीट हुआ है उसमें 15,000 यूनिट बना था। कैसे पता किए, कैसे पता किए? सोल्ड यूनिट्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन निकल जाएगा। चलो अब सम स्टार्ट कर सकते हो एकदम हौले हौले। आपके लिए मैं एकदम हौले हौले चलूंगा क्योंकि आपका एग्जाम भी हौले हौले होता है, समय भी भरपूर मिलता है और छोटे छोटे पार्ट्स का मार्क्स मिलता है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 पेज 3, एकदम हौले हौले। वेरी गुड। कैसे आया बताइए तो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स या प्रोड्यूस्ड यूनिट्स इन कौन सा साल में, पुराना साल एंडिंग 31 मार्च यानी 2015 से। बताइए कैसे आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स इन 2015-16। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भैया। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू सोल्ड यूनिट्स। तो यहाँ से ओपनिंग 0, प्रोडक्शन निकालना है, क्लोजिंग 5,000 और सोल्ड 10,000, तो प्रोडक्शन यूनिट्स आ गया 15,000। ठीक है, चलो ठीक। अब आराम से मेरे को वर्किंग नोट नंबर 2 बताओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इन 2016 से। ये डेटा के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक, नए साल का प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपके लिए बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इज इक्वल्स टू सोल्ड यूनिट्स। पहले बताओ अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? अगले साल का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है विच इज 5,000 यूनिट्स, इन यूनिट्स बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन के बारे में क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं, और सोल्ड यूनिट्स के बारे में क्या बोला, आराम से पढ़ो। मैंने सम्स पूरा देखा हुआ है इसीलिए मैं चल रहा हूं, आपने भी एक बार रीडिंग कर लिया। आउटपुट विल इंक्रीज बाय 1/3, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 1/3 और सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50%। सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 50%। दो बात ध्यान रखना, माल 1/3 ज्यादा बन रहा है और सेल्स क्वांटिटी 50% से बढ़ रहा है। ओपनिंग स्टॉक ये वाला लाइन बाद में, पहले बताओ क्या आया। तो प्रोडक्शन पिछले साल कितना था? 15,000, इसका 1/3 बढ़ा दो, 15,000 का 1/3 बढ़ा दो, यानी कि 20,000। कैसे आया ये 20,000 बताओ तो। पहले था 15 प्लस 15,000 का 1/3, यानी कि 20,000 प्रोडक्शन यूनिट है नेक्स्ट ईयर। और सोल्ड यूनिट 50% से बढ़ गया, यानी अगर पहले 10,000 था अब और 50% बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 15,000। 50% से बढ़ गया यानी कितना हो गया? 15,000। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ 2016-17 कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016-17 कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स। क्या पहले बोलो ये छुटुर सा बात इस सवाल से क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक 5,000, प्रोडक्शन 1/3 से पिछले साल से बढ़ गया यानी 20,000 हो गया, और सेल्स अगर पहले 10,000 होता तो 50% बढ़ गया यानी 15,000 हो जाएगा अगले साल। तो ये हो गया सेलिंग यूनिट्स ऑफ न्यू ईयर, ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ न्यू ईयर, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ न्यू ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 10,000। क्या यहां तक सबको क्लियर है? और इस क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यूएशन टेक्निक कुछ बताया है क्या? हाँ देखो कुछ बोला है, बोल रहा है अज्यूम दैट द ओपनिंग स्टॉक इज फर्स्ट सोल्ड बिफोर यूजिंग द करंट ईयर आउटपुट। इस मेथड को क्या बुलाते हो? इस मेथड को क्या बुलाते हो? फटाफट बोलो, इस मेथड का नामकरण दो, नामकरण। अगर पहले जो बना है वो बिक रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड? यस, दिस पर्टिकुलर मेथड इज फीफो मेथड। यानी सम्स ने वैल्यूएशन किस बेसिस पे करने बोला? फीफो मेथड करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं बोलता तो वेटेड एवरेज करते, नहीं बोलता तो वेटेड एवरेज करते। वेरी गुड, सबका आंसर आया फीफो। ठीक, चलो जो भी डेटा दिया है वो 2016-17 का दिया है। हमको ना पहले 2015-16 को खुड़ेदने का और मन कर रहा है तो मैं उसको और खुड़ेद रहा हूं। भैया आपको बड़ा ही उंगली करने का मन करता है, यस यस, मैं थोड़ा 2015-16 का डेटा के साथ खेलना चाहता हूं, फिर मैं साइड में 16-17 का बनाते ले लूंगा। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है, सेल्स दिखाना है, प्रॉफिट दिखाना है, यानी कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट बनाना तो सिर्फ इस साल का था, बट मैं इस साल का भी एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से बनवा रहा हूं। तैयार हो सब कोई? चलो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कौन से यूनिट्स पे लगता है? ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स। ध्यान है, ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स। और अगर सम्स ने नहीं बताया कि ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है, तो आप क्या मानोगे भैया? डायरेक्ट मटेरियल जनरली वेरिएबल कॉस्ट होता है, मैंने बताया था जनरली, सब बेसिक्स की क्लास में बताया हुआ। वैसे डायरेक्ट वेजेस जनरली वेरिएबल कॉस्ट होता है, बट फिक्स्ड भी हो सकता है अगर सम्स बोले तो। सम्स नहीं बोल रहा है तो वेरिएबल मानेंगे। बाकी सब के लिए बता दिया कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स पे। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या यूनिट्स पे डिपेंड करता है? नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे लिखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट एक बार पर यूनिट भी बताना कितना कितना आया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। आओ, तो डायरेक्ट मटेरियल 2015-16 का टोटल दिया हुआ है 3,75,000, सॉरी जो भी बोलते हैं 3,45,000। मेरे को बताओ ये 3,45,000 कैसे आया होगा? चलो सबको ही बताओ, यानी मेरे को इसका ब्रेकअप बताओ। ब्रेकअप भैया, ब्रेकअप मत बोलिए, बहुत दुखता है। अरे तुम लोग का ब्रेकअप का बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। लिखूं ये वाला पर्टिकुलर खर्चा है 15,000 यूनिट इंटू 23 रुपया करके लगा होगा, तभी 345 आया। 345 डिवाइडेड बाई 15,000 कर दो,
वाई 15,000, प्रोडक्शन 15,000 हुआ है तो मटेरियल का खर्चा 15,000 पे लगा होगा। यानी रेट कितना हो गया 23 रुपया करके। एकदम आराम से समझना, ये सवाल को एकदम डबल डबल स्टार मार्क बना लो, क्योंकि इससे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे आज। और अब आगे का सवाल आपके लिए बहुत बच्चा बन जाएगा अगर ये सवाल समझ जाओ तो। चलो ठीक है भैया। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस बताओ कैसे लिखूं। डायरेक्ट लेबर 3,90,000 लिखा हुआ था, बट इस 3,90,000 का रहस्य क्या है भैया? रहस्य है 15,000 इंटू 20 रुपये। ठीक है भैया, ये हो गया भैया। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो मैं इसका टोटल को प्राइम कॉस्ट बोल देता हूं, यानी 7,35,000 प्राइम कॉस्ट है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं। मेरे को उससे मतलब नहीं है वेरिएबल है कि फिक्स्ड, बट मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए मेरा बात। वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों आता है, चाहे कुछ भी हो, बट मैंने सेग्रीगेट करना है ताकि आगे आपको चीज समझ में आए। प्रोडक्शन ओवरहेड वर्ड था, 75% वेरिएबल है, मतलब बाकी का 25% इसमें फिक्स्ड है। 2,40,000 का 75% बताइए, 25% बताइए, 75% बताइए। 2,40,000 का 75% होता है 81, वेरिएबल है, तो माइनस 240 यानी 60,000 फिक्स्ड। वेरिएबल वाला पार्ट के लिए मैं बोलूं प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स पे लगा होगा, 15,000 के हिसाब से लगा होगा ये, यानी डिवाइडेड बाय 15,000, तो कितना आया ये पक्का 15,000 इंटू 12 रुपया करके है। बट फिक्स्ड वाला वैसे मत बताना, क्योंकि फिक्स्ड टोटल के हिसाब से रहता है। फिक्स्ड वाला के लिए पर यूनिट मत बताना। अगर दिया हुआ हो पर यूनिट तो पहले तो उसको फिक्स्ड टोटल में कन्वर्ट करते, बट दिया ही टोटल में था तो उसको मत छेड़छाड़ करना। फिक्स्ड को टोटल ही रहने देना, पर यूनिट नहीं निकलता है वो। वेरिएबल का पर यूनिट कॉस्ट निकलता है, क्योंकि वो सेम रहता है। आउटपुट चेंज होने के कारण, क्या बोला, आउटपुट चेंज होने के कारण वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, इसीलिए ये बात लिखा। तो अगर सम्स में बोल रहा है कि नया यूनिट्स पे बताओ, यानी ये 15,000 पे है तो नया पे बताओ, तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा अनलेस अदरवाइज मेंशन। ठीक है। और कुछ एडमिन ओवरहेड भी है भैया, बट उससे पहले इसका टोटल को क्या बुलाते हैं, वर्क्स कॉस्ट। टोटल मारो। मैं भैया आप इतना क्यों करा रहे हैं? अरे बाबू ये समझ लो ना, तो आगे कोई भी चैप्टर और कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बात? हाँ, तब भैया बताइए। वर्क्स कॉस्ट आया 9,75,000। अब क्या ऐड करोगे बताओ? ओपनिंग क्लोजिंग WIP का खेला है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कुछ नहीं बोला तो प्रोडक्शन नेचर का ही मानेंगे। जिसमें क्या बोल रहा है बताओ। क्या बोल रहा है बताओ? 75% फिक्स्ड है, उल्टा बात। 1/20 का 75% फिक्स्ड है, तो अगर मैं इसको भी वेरिएबल और फिक्स्ड बोलूं तो फिक्स्ड 75% है 1/20 का। क्या आप सब कर रहे हो? फिक्स्ड को छेड़ाछाड़ी नहीं करना है। वेरिएबल जो 30,000 है वो पक्का अभी तक प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है, तो ये 15,000 इंटू 2 करके लगा होगा। 2 रुपया रेट हो गया वेरिएबल का। ठीक है भैया, यहां तक एकदम क्लियर है। तो वी गेट COP आता है, कितना आ गया बताइए?
सब कोई कर रहे हो तो एक बार थम्स अप दिखाते रहो, बीच बीच में थोड़ा पीगी बीगी कर लो। COP आ गया। अब अपने क्या ऐड करते थे, ओपनिंग स्टॉक जो कि 0 है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये कितने यूनिट्स के लिए है, 15,000 यूनिट्स के लिए होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला सवाल में, 5,000 यूनिट, और COGS कितने यूनिट्स के लिए होता है, 10,000 यूनिट, सोल्ड यूनिट्स के लिए। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसका सिर्फ यूनिट्स दिया हुआ था, वैल्यूएशन तो दिया हुआ नहीं था। तो वैल्यूएशन करोगे, बट क्योंकि फर्स्ट ईयर था कंपनी का, देखो ओपनिंग 0 है, तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज से मतलब नहीं है, वो तो अगले साल से मतलब है। याद करो, कराया हुआ है सवाल एक ठो बेसिक्स में आपको अभी। तो फटाफट बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है? अगर ये वैल्यू 15,000 के लिए है तो 5,000 के लिए कितना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सबको ही लिखोगे, चाहे मैं लिख दूं तो भी आपको समझ में आ रहा है। ये वैल्यू 15,000 के लिए तो 5,000 के लिए कितना। जानबूझ के करा रहा हूं ये डेटा ताकि आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन समझ में आ गया। अब ये ओपनिंग में काम आएगा अगले साल का। 7,30,000 COGS आराम से। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्लीज वीडियो में जितने लोग भी ये सवाल कर रहे हैं एकदम हौले हौले करना, भगाना मत वीडियो को, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, बड़ा ही कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं। हाँ भैया ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, एकदम हौले हौले चलिए। नेक्स्ट, आराम से। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 50 फिक्स तो 50 वेरिएबल, एक 60 लगा था, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल फिक्स दोनों में। फिक्स कितना हो गया, 160 का आधा यानी कि 80,000, और वेरिएबल भी कितना हो गया, 80,000। बट आराम से इसका ब्रेकअप देना तो मेरे को, इसका ब्रेकअप देना तो मेरे को, सब कोई ये 80,000 के लिए जो वेरिएबल आया उसका ब्रेकअप दो। ब्रेकअप जैसे ऊपर किए ना ब्रेकअप सारा का, वैसे वेरिएबल का ब्रेकअप दो। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। चलो ब्रेकअप दो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीबडी। भैया ये जो 80,000 है ना, ये अब सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे लगता है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड्स सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे खर्चा होता है। देखो 10,000 तक का खर्चा निकल गया। अब जो वो 5,000 जो स्टॉक में पड़ा है उस पे सेलिंग ओवरहेड का खर्चा नहीं लगता है। तो ये जो 80,000 लगा होगा ना वेरिएबल नेचर का, वो 10,000 पे लगा होगा, 10,000 यूनिट पे जो बिक गए। तो ये हो गया। ये सब बात ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा, कॉस्ट शीट नहीं हर चैप्टर में। यानी सेलिंग ओवरहेड सेलिंग यूनिट्स पे लगता है, एफएम में भी काम आएगा। तो ये हो गया 10,000 इंटू 8 करके, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट भैया, करेक्ट, एकदम सही जा रहे हैं। चलते बनिए चलते बनिए। तो टोटल बताइए, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000 यूनिट के लिए ऑफ कोर्स
कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइए कितना हो गया, टोटल कीजिए। $8,90,000 एंड सेल्स दिया हुआ है, एंड सेल्स दिया हुआ है आपको 15,50,000 इस साल का। तो प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर इस साल का 6,60,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 6,60,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मैंने अभी तक किसका काम किया है? 2015-16 का। अभी तक तो मैंने किसका काम किया है? 2015-16 का। सम्स ने क्या मांगा? 2016-17। तो पहले ये तो बना लो कि पिछले साल क्या हुआ ताकि इस साल समझ पाओ। तो कुछ कुछ बातें जो निकल के आई, निखर के आई, क्या भैया कि भैया वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल अगर कुछ नहीं बोलता है तो वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलता है, डायरेक्ट लेबर नहीं बोलता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोलता है, तो मटेरियल सब 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 क्या है? वेरिएबल इन नेचर। ठीक है, अदरवाइज सम्स बता देगा। जनरली वेरिएबल होता है इसलिए वेरिएबल मान लेते हैं। तो वेरिएबल है मतलब यूनिट्स पे डिपेंड करता है, और वो भी कौन से यूनिट्स पे? प्रोडक्शन यूनिट्स पे। तो उस हिसाब से रेट निकाल लिए सबका, 23 रुपया, 26 रुपया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर ओवरहेड्स में दोनों बता देता है, क्या वेरिएबल क्या फिक्स। नहीं बताएगा तो कैसे निकालते हैं भैया? अपने सीखेंगे वो चीज बजट में, बट अभी इतना क्लियर है। तो भैया वेरिएबल जो होगा वो अगेन पर यूनिट बेसिस पे होगा, बट हाँ फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन यूनिट्स पे होता है। एडमिन ओवरहेड जो प्रोडक्शन नेचर का है, एडमिन ओवरहेड जो प्रोडक्शन नेचर का है, यानी कि ऊपर जो आता है सीओपी के ऊपर जो आता है वो भी प्रोडक्शन यूनिट्स पे निकलेगा, क्योंकि वो सीओपी तक का खर्चा है। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद सीओजीएस आ जाता है। तो सेलिंग ओवरहेड सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पे होता है, वेरिएबल वाला। फिक्स तो एज इट इज लिख दो, वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, आप लोग बहुत शांति से पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते। अब सम्स ने क्या बोला देखते हैं। सम्स ने बोला मटीरियल प्राइजेस, पहला वाला पॉइंट ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और लिखना बचा है, वो नीचे सेलिंग के साथ और जोड़ देंगे। पहले बताओ, मटीरियल प्राइजेस विल इंक्रीज बाय 5%। सुनना ध्यान से, मटीरियल प्राइजेस विल इंक्रीज बाय 5%, यानी मटीरियल का खर्चा कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? 5% से। बताओ मटेरियल का पुराना खर्चा कितना है? मटेरियल का पुराना खर्चा कितना है? क्या पूरा का पूरा वेरिएबल था? हाँ, तो वेरिएबल का खर्चा 5% से बढ़ जाएगा। तो न्यू मटेरियल कॉस्ट बताओ, न्यू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बताओ। चलो 5% से बढ़ जाएगा, तो न्यू मटेरियल कॉस्ट बताओ। चलो जल्दी बताओ। थ्री सिक्स टू टू 362,250 and this answer is absolutely wrong. जब भी कोई वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है रेट में, कैसे बढ़ रहा है कॉस्ट? प्राइस इंक्रीज कर रहा है 5% से,
और ये वेरिएबल कॉस्ट है तो यूनिट्स चेंज भी तो होगा। आपने जो 5% बढ़ाया, कोई बात नहीं, आपने क्या किया मालूम, इस पे 5% जोड़ दिया। अरे बट वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ है, पहले 15,000 बन रहा था, अब 20,000 बन रहा है, उसके कारण का चेंज लीजिए भैया। क्यों ले? अरे वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑल्सो। तो ये जो 5% इंक्रीज देता है प्राइजेज में, वो किसके ऊपर है? वेरिएबल है सिर्फ। तो 23। अगर बोलता मटेरियल फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है, दोनों पार्ट है, तो दोनों 5% से बढ़ेगा, फिक्स्ड भी 5% और वेरिएबल भी 5%। वेरिएबल इंक्रीज अगर कब भी होता है वो किस हिसाब से होगा? रेट वाइज। वो किस हिसाब से होगा? रेट वाइज। क्वेश्चन में टॉप पन्ना में लिखो, जो कॉपी मेंटेन कर रहे हो ना, जिस कॉपी में ये लिख रहे हो ना, उसका जो वो टॉप मार्जिन होता है ना, जहां ये मार्जिन, इधर लिखो वेरिएबल कॉस्ट इन चेंजेस पर यूनिट बेसिस। वेरिएबल कॉस्ट जब भी बोलेगा ना, वो पर यूनिट बेसिस पे चेंज हो रहा है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस ऑन टोटल बेसिस। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट बेसिस, फिक्स्ड कॉस्ट चेंजेस ऑन टोटल बेसिस। यानी कि आराम से, हड़बड़ी नहीं। ये जो आप बोल रहे हो प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर का कितना निकाले थे बताओ? 20,000 निकाले थे, तो नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? 20,000। यानी ये 20,000 के हिसाब से आएगा, 20,000 इंटू दी रेट। और रेट कितना परसेंट से बढ़ गया? 5% से, यानी 23 रुपया का 5% से बढ़ गया। बताओ कितना हो गया न्यू रेट? 24.15 इंटू 20,000 कितना आया? 48300। कैसा लगा सवाल अभी तक बताओ? हैव इट ब्लोन योर माइंड? अभी तक माइंड ब्लो हो गया, माइंड बॉगलिंग हो गया? क्या बोले भैया, एक बार रिपीट कर देंगे? जरूर जरूर। क्या बोला मैंने? जब भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, जैसे सपोज ये टोटल में बोल देता, सपोज, चलो एक एग्जांपल और, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीजेस बाय 5%। अगर फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीजेस बाय 5%, तो बोलना चाह रहा है 12 रुपया को 5% से बढ़ा दो और 60,000 को भी 5% से बढ़ा दो, दोनों को बढ़ा दो। अगर वेरिएबल कॉस्ट, अगर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड बोलता। वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीजेस बाय 5% का मतलब, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल कंपोनेंट है, डायरेक्ट मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल कंपोनेंट है, तो वो 23 रुपया यानी रेट बेसिस पे 5% बढ़ेगा। और वॉल्यूम के कारण जो चेंज आना है वो तो होगा ही, पहले 15,000 के हिसाब से था, 20,000 के हिसाब से। तो नया मटेरियल का खर्चा कितना हो गया? 4 लाख, वही 83,000। बाबू यही इंटर का मजा है, सीएमए इंटर। अब जाके मजा आएगा कि भैया क्या चीज सीख रहे हैं। फाउंडेशन लेवल पे ऐसा कॉस्ट शीट नहीं था जबकि आपका कॉस्ट शीट था, बट इस तरीके से तो कोई नहीं पढ़ाया होगा, ना कोई बताया होगा कि कॉस्ट शीट कैसे बनता है, क्यों बनता है, और इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों था। अविनाश सर ही पढ़ाते थे ना आप लोग को फाउंडेशन में, वो जरूर बताया होगा, मेरे को भरोसा है। बट इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा हूं, एक एक डिटेलिंग उस समय काम का नहीं था, अब डिटेलिंग काम का है। पक्की बात है, अपने फाउंडेशन में वर्क इन प्रोग्रेस का इतना अच्छे से काम नहीं सीखा होगा, आपने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का इतना बढ़िया से बात नहीं सीखा होगा आज जो सीख रहे। क्या बच्चा लोग मजा आ रहा है? तो हाँ भैया बड़ा मजा आ रहा है, हम लोग के लेवल का बात हो रहा है, अब कुछ इंटर लेवल का बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। चलो डायरेक्ट लेबर निकालो सिमिलरली, डायरेक्ट लेबर निकालो सिमिलरली। 1 मिनट, डायरेक्ट लेबर के लिए आप बस ये लाइन का मतलब बताओ, इतना पार्ट मैं बता दूंगा बस, ठीक है। एफिशिएंसी के कारण क्या होगा ये बाद में करेंगे, पहले सिर्फ बताओ, अगर सिर्फ ये पॉइंट होता वेज रेट इंक्रीजेस बाय 5%, यानी वेजेस 5% से बढ़ गया, क्योंकि वेजेस पूरा का पूरा वेरिएबल है तो रेट बेसिस पे चेंज होगा। तो वेजेस सिर्फ और सिर्फ 5% से बढ़ेगा, कौन बेसिस पे? रेट बेसिस पे। पहले लिखो मत, क्योंकि एफिशिएंसी का बात भी बोला है,
पहले आप मेरे को बताओ, अगर एफिशिएंसी चेंज नहीं होता है यानी ये पीछे वाली बात नहीं की हुई है, तो बताओ क्या आएगा आंसर, तो बताओ क्या आएगा आंसर। कितना परसेंट से बढ़ा? ये भी 5%। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर वो एफिशिएंसी वाला पॉइंट उड़ा दो तो, अगर वो एफिशिएंसी वाला पॉइंट उड़ा दो तो बताओ कितना आएगा। 20,000 इंटू 26 रुपया को 5% से बढ़ाना है। अभी तक जितना बात समझ में आया, अभी तक जितना बात समझ में आया, उस हिसाब से डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना हुआ? 55,46,000। लिखना मत, क्योंकि अभी वो एफिशिएंसी का बात करना बचा है। बट अभी तक के हिसाब से हुआ कितना? 26 रुपया को 5% से बढ़ा दिया, 27 रुपया 30 पैसा इंटू 20,000 यूनिट्स, यानी कि 5 लाख जो भी बोलते हैं 46,000। वेरी गुड भास्कर, वेरी गुड पवन, वेरी गुड निब्जा। क्या बात है, आज लाइव क्लास का मजा ही अलग। वीडियो वाले प्लीज आप लोग भी इसको अच्छे से कीजिएगा, सवाल को एकदम होले होले। अब कौन सा पॉइंट समझना है? लास्ट पॉइंट जो इस सवाल का डिफिकल्ट पॉइंट है, जो अलग है कुछ, एफिशिएंसी वाला। आओ एक पॉइंट और जो समझना है, ये वाला पॉइंट आराम से 4 मार्क करोगे इस पॉइंट को कि यार भैया इसका मतलब क्या होता है। हॉ बनाओगे, हॉ। The overall direct labor efficiency will decrease by 4%. ओके ओके, आओ नीचे मतलब समझते। नोट ऑन एफिशिएंसी लिखो, नोट ऑन एफिशिएंसी लिखो सबको। ये बात पहले मतलब समझा रहा हूं, फिर लिखा रहा हूं। नोट ऑन एफिशिएंसी। क्या हो रहा है भैया? एफिशिएंसी गिर जा रही है। कितने परसेंट से? 4% से। ठीक है भैया, एफिशिएंसी का ही क्या मतलब होता है पहले वो तो बता दो। अरे आप कितने एफिशिएंट हो, मतलब आप कितने बढ़िया हो। बढ़िया हो मतलब भैया काम करने में कितने बढ़िया हो। लेबर का बात कर रहे हो तो काम करने में कितने बढ़िया हो। आपकी बात करें तो पढ़ाई में कितने बढ़िया हो, कितने घंटे पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको मैं 4 घंटे पढ़ने बोलूं दिन में, तो आप 4 घंटे बुक खोलते हो। मानता हूं कि मैं 4 घंटा का 4 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं, यानी मैं कैसा एफिशिएंसी हूं? मेरा कैसी एफिशिएंसी है? 100% एफिशिएंसी। मेरी कितनी परसेंट एफिशिएंसी है? 100% एफिशिएंसी। एकदम आराम से बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला दिन में आपके पास 4 घंटा मैंने दिया पढ़ने को। कितना घंटा बोला सिर्फ पढ़ने को? 4 घंटा। और आपने कितना घंटा एक्चुअल में एकदम मन लगा के पढ़ा? मन लगा के, बिना कुछ गाड़ी वाणी के, फोन मचकाए, बाथरूम जाना और इधर उधर देखना, भागना, मम्मी के पास जाना वगैरह वगैरह बिना किए आपने कितना देर पढ़ा? 4 घंटा। मतलब आपको जितना टाइम दिया गया था उतना टाइम आपने तैयारी की, तो मतलब आपकी एफिशिएंसी कितना थी? 100%। फुल 100% एफिशिएंसी के साथ आपने 4 घंटा पढ़ा, ठीक है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपको, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने जो 4 घंटा एफिशिएंसी वाइज पढ़ा, घंटे वाइज सोचो, अगर आपने 4 घंटा एफिशिएंसी वाइज पढ़ा और अगर आपकी एफिशिएंसी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी एफिशिएंसी 100 से 80% हो जाए, क्या हो जाए? 80%। मतलब अब आप जो कंसंट्रेशन और जो टाइम लेके 100% में आपने 4 घंटा, 100% एफिशिएंसी के लिए आपको 4 घंटा लगा, वो एक टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। ऑफ कॉस्ट क्लास, सपोज एफिशिएंसी किस बेसिस पे होता है? कोई पक्का कुछ क्लास होगा, यानी आप कुछ क्लासेस कर रहे होंगे, तो आपने मेरी एक क्लास को पूरे अच्छे से समझने के लिए, होमवर्क करने के लिए, देखने के लिए 4 घंटा लगाई।
तो 4 घंटा लगा एक कॉस्ट का क्लास को पूरा एकदम हजम करने के लिए भैया। जो टाइम आपने बोला था तो मैंने उसको पूरा एफिशिएंटली यूज किया, यानी एक कॉस्ट का क्लास मैंने बोला था 4 घंटे में करना, आपने 4 घंटे में कर लिया विथ फुल होमवर्क। बट अगर आप 80% एफिशिएंसी के साथ चलते, मतलब थोड़ा ढीला होके कैजुअली लेते बात को, तो आपका 4 घंटा लगता, 4 घंटा से कम लगेगा कि 4 घंटा से ज्यादा लगेगा, बताइए। उसी क्लास को करने में, कंप्लीट करने में अगर आपकी एफिशिएंसी कम हो, अगर आपकी एफिशिएंसी कम हो तो आपको कम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, ये बताइए, ये बताइए। चलो आंसर आने दो, मेरे को सिर्फ बताओ कम, सेम कि ज्यादा, कितना वो नहीं पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आपकी एफिशिएंसी 100% से कम हो गई 80%, तो आपको अब टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या कितना ज्यादा लगेगा आई डोंट नो, पहले बोलो समझ में आ रहा है, क्योंकि उतना ही काम अब आपको करना है और आप लेजी पना से करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर एफिशिएंसी 150% हो जाए, मतलब भैया ऐसे कैसे हो सकता है, अरे और अच्छे से पढ़ने लगे, अपने औकात के ऊपर चले गया, मतलब भैया औकात वर्ड क्यों यूज करे, अरे औकात मतलब अपना जो एफिशिएंसी, मतलब अपने जो कर सकते थे। आज एक अलग एनर्जी, सुबह सुबह मस्त शिकंजी पिए हुए थे और मम्मी का प्यार मिला हुआ था, आज एकदम अलग रंग से प्यार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ जानी आनी नहीं, मूड अच्छा है, सुबह रात को गर्लफ्रेंड से भी अच्छे से बात होके सोया है, बॉयफ्रेंड से भी अच्छे बात होके सोया है, तो सुबह उठ के एकदम एनर्जेटिक थे, पढ़ाई करने बैठे। जो काम सब लोग 4 घंटा लगाते थे, मेरा तो एफिशिएंसी बढ़ गया, यानी कितना हो गया 150%। तो बताओ 4 घंटा से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कि कितना लगेगा, कम कि ज्यादा, कम कि ज्यादा, कम कि ज्यादा। 150% के लिए अगर आपकी एफिशिएंसी 150% हो जाए तो 4 घंटा से अब कम लगेगा, ज्यादा लगेगा कि सेम लगेगा। भैया ज्यादा कम खिला रहे हैं क्या, कम ज्यादा, कम ज्यादा, बताओ, लेस टाइम कि मोर टाइम। वेरी गुड। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तो भैया कम टाइम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा तो कम टाइम लगेगा, यानी 80% एफिशिएंसी हो जाएगा तो 4 से ज्यादा, 150 हो जाएगा तो 4 से कम। करेक्ट बात, करेक्ट बात यहां तक, ठीक है भैया। वैल्यू बताइए, वैल्यू, अच्छा ठीक है। 4 से ज्यादा लगेगा तो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 80% में 4 से ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन का तरीका आपसे निकलवाना चाहता हूं, 4 आवर्स इंटू 80% करूं कि 4 आवर्स डिवाइडेड बाई 80%, बताओ। पुराना पता है 100% पे कितना था, तो 80% पे निकालने के लिए ऐसे मत, यूनिटरी मेथड मत सोचना, यूनिटरी मेथड मत सोचना, एफिशिएंसी का खेला है, आराम से लॉजिकली सोचो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए तो 4 आवर्स इंटू 80% करूं कि 4 आवर्स डिवाइडेड बाई 80% करूं। 80% के कारण आवर्स बढ़ेगा, तो इंटू 80 कि डिवाइडेड बाई 80। बताइए, 4 घंटा इंटू 80 करूं यानी कि 3.2 आवर्स, कि 4 घंटा डिवाइडेड बाई 80 करूं
5 आवर्स। वेरी वेरी गुड पवन, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड भास्कर, वेरी गुड, वेरी गुड निर्जा। हाँ भैया, इनटू करने से तो टाइम कम हो जाएगा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर 100% से कम वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे ताकि ज्यादा आंसर आए। ठीक है, वैसे 150 के लिए सोचिए, सेम काम, अगर मेरे को 4 आवर्स इंटू 150% करूंगा कि वही 4 आवर्स बाई 150% करूंगा, बताओ। 4 घंटा पहले लग रहा था 100% के लिए, अब 150 के लिए कम टाइम लगेगा तो डिवाइडेड बाई 150 करूंगा ना, यानी कि 2.67 आवर्स, 2.67 आवर्स लगेगा। वही काम को करने में अब कम समय लगेगा तो वापस से डिवाइड होगा, यानी जब कुछ भी हो, एफिशिएंसी गिरे एफिशिएंसी बढ़े, अपने डिवाइड करते हैं। तो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, अगर आवर्स से आपको अपना पढ़ाई से ये बात समझ में आया, अगर आपको अपनी पढ़ाई से ये बात बिल्कुल समझ में आई, तो रुपया में भी कुछ वैसा ही होगा कॉस्ट में। बताइए, अगर मैं 100% एफिशिएंसी पे काम करूं, अगर मैं 100% एफिशिएंसी पे काम करूं तो खर्चा कितना आना चाहिए था, तो खर्चा कितना आना चाहिए था जो आपने निकाला, 20,000 इंटू न्यू रेट, कितना आया बताइए। अगर मैं 100% एफिशिएंसी पे काम करूं तो कितना आना चाहिए था। $5,46,000 अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूं। बट अब मैं कितना परसेंट एफिशिएंसी पे काम कर रहा हूं, 100% पे नहीं काम कर रहा हूं, 4% कम हो गया, यानी 96% एफिशिएंसी पे काम कर रहा हूं। तो मेरा खर्चा ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? भैया अगर आप एफिशिएंट कम होंगे तो लेबर्स ज्यादा टाइम लगाएंगे, यानी आपको पेमेंट ज्यादा करना होगा। 100% एफिशिएंसी पे जितना खर्चा लगेगा, अगर एफिशिएंसी ढीला हो जाऊंगा मैं तो ज्यादा टाइम लगेगा और खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, पेमेंट तो मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे अपने घर पे जब इंटीरियर वाला आता है, बोलता है 3 महीना में काम कर देंगे, अपने को भी मालूम है 3 महीना बोल रहा है, लगाएगा 5 महीना, एफिशिएंसी कम हो जाता है उनका बीच बीच में, और अपने को पैसा ज्यादा देना पड़ता है घंटे के हिसाब से। तो बताइए, बताइए 96% पे कितना कॉस्ट होगा, ज्यादा कि कम? भैया ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा खर्चा, एफिशिएंसी गिरने से कॉस्ट इंक्रीजेस। कितना होगा बताओ वापस से, कितना होगा? डिवाइडेड बाय 96% कि इंटू 96%? खर्चा अगर बढ़ाना है तो इंटू 96 की डिवाइडेड बाय 96? बताओ कितना हो जाएगा? 96% पे खर्चा कितना हो जाएगा? 568,750, 568,750। कैसे आया भैया? ये जो होता वर्सेस हुआ, क्योंकि एफिशिएंसी गिर गई। $568,750। तो नोट लिखो इसके ऊपर, लिखो इसके ऊपर नोट, सब कोई नीचे नोट ऑन एफिशिएंसी लिखो। इफ एफिशिएंसी increases then cost decreases, and if efficiency decreases cost increases, inverse relation लिखो। नोट ऑन एफिशिएंसी लिखो, नोट ऑन एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी का मतलब भैया दिए हुए कार्य को अपने कितने शिद्दत से कर रहे हैं। अगर पूरी शिद्दत से कर रहे हो तो 100% एफिशिएंसी, शिद्दत से ऊपर से कर रहे हो मतलब और शिद्दत लगा दिए तो उससे ऊपर उससे कम। बताइए एफिशिएंसी के ऊपर नोट क्या बोला आप लोग को भैया, मीनिंग समझा दीजिए। मीनिंग समझा दिया, काम करनी है, जो काम का है वो बात बता रहा हूं, लिखो, स्टार्ट करो। क्या लिखना है? इफ एफिशिएंसी इंक्रीजेस देन कॉस्ट डिक्रीजेस, एंड इफ एफिशिएंसी डिक्रीजेस कॉस्ट इंक्रीजेस। लिखो, न्यू कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट एट 100% efficiency divided by new efficiency rate, divided by new efficiency rate। क्या बोला? न्यू कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट एट 100% efficiency by new efficiency rate divided by new efficiency rate। न्यू कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट एट 100% efficiency divided by new efficiency rate। लिख लिया न्यू एफिशिएंसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसी आंसर को डिवाइडेड बाय 96% करना था एंड वी गेट द आंसर एज 56875। 56875। बस इतना सा बात था भैया, बस इतना सा बात। मुन्ना आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। टोटल कर दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कर दो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या बोला? नेक्स्ट लाइन क्या बोला? वेरिएबल ओवरहेड, जितने भी वेरिएबल ओवरहेड है उनके रेट सेम रहेंगे जो लास्ट ईयर थे। मतलब वेरिएबल नेचर के जो ओवरहेड्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे, बट फिक्स्ड कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड 25% से बढ़ जाएगा। फिक्स्ड किस हिसाब से बढ़ेगा? टोटल बेसिस पे। 1 मिनट, यानी वेरिएबल 12 का रेट था, अभी भी 12 का रेट रहेगा, बट 20,000 यूनिट के हिसाब से होगा। तो 20,000 इंटू 15 3 लाख हो जाएगा। यूनिट्स के कारण तो चेंज आएगा, रेट में चेंज नहीं आया। और फिक्स्ड कितना परसेंट से बढ़ जाएगा बोला? फिक्स्ड कितना परसेंट से बढ़ जाएगा बोला? 25% से। 25% से फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा। किसका? फैक्ट्री नेचर। तो 60,000 इंटू 1.2 70। टोटल करो, 142675 आया क्या? बोला वेरिएबल का रेट सेम रहेगा, यानी ये भी 2 रुपया के हिसाब से होगा, बट यूनिट 20,000 हो जाएगा। सारे वेरिएबल खर्चे जो भी ओवरहेड्स है उनका रेट सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट चेंज ले लेना। Assume that the production and sale unit were achieved as budgeted last year and will be achieved as per estimate this year also। मतलब बोला जो लास्ट ईयर जैसा सोचा गया था हुआ था, तो इस साल भी जैसा सोचा गया वैसा हो जाएगा। तो जो मैंने सोचा था 20,000 15,000 उस हिसाब से होगा। और आपको सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड बढ़ने का बोला, बाकी कोई ओवरहेड बढ़ने का बात नहीं किया। यानी एडमिन ओवरहेड जो पहले 90 लग रहा था अभी भी 90 लगेगा, क्योंकि सम्स ने कुछ चेंज नहीं बोला, कुछ चेंज नहीं बोला। तो मैंने वेरिएबल का ले लिया, अब फिक्स्ड का ले रहा हूं, तो कितना आया टोटल? 1556750। क्या ओपनिंग स्टॉक है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक है 36500। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन टेक्निक, यहां पे
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन टेक्निक, नेक्स्ट नोट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन फीफो बेसिस। क्या आप करोगे? क्या आप करोगे? यानी कि मैंने बहुत हद तक सम्स को कंप्लीट करवा दिया, आप बस COGS तक निकाल के रखना। यानी आपका होमवर्क रहा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, आपका होमवर्क रहा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इस सवाल का, एकदम आराम से करके रखना जैसा सिखाया है। और एक सवाल होमवर्क दिया था शायद मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 बस। और अपने क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे और फिर अगले दिन नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। डन एवरीवन? चलिए बताइए कैसा लगा क्लास एवरीवन, मजा आया आज? अच्छा लेवल का कुछ किए, अपने स्टैंडर्ड का कुछ किए, बस बाकी का काम कर लेंगे, इतना सा काम बचा है नेक्स्ट क्लास। आप लोग वैल्यूएशन निकालोगे फीफो मेथड के हिसाब से, आपको निकालना सिखाया है क्लोजिंग स्टॉक का। ट्राई करोगे ये वाला पार्ट, ट्राई करोगे ये वाला पार्ट, है कि नहीं? ये आपको मालूम है कितने यूनिट्स के लिए है, ये आपको मालूम है 20,000 यूनिट के लिए है, ये कितने यूनिट्स के लिए है, 5,000 यूनिट के लिए है। क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट पड़ा है, 10,000, और बिका कितना है इस साल, 15,000। तो क्या निकाल लोगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन? सब कोई बताओ हाउ वाज द क्लास, मजा आया? सब कोई बताओ हाउ वाज द क्लास, मजा आया? 20,000 यूनिट का खर्चा पता है, 5,000 यूनिट का खर्चा पता है, और 10,000 यूनिट स्टॉक पे है, 15,000 यूनिट बिक गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा, मजा आ गया, मजा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा। मंडे है नेक्स्ट क्लास, होमवर्क करके रखिएगा, पहला होमवर्क दिया हूं।